एक कंपनी जिसका प्रचार कभी शाहरुख खान और मैसी जैसे बड़े स्टार किया करते थे, जो क्रिकेट टीम से लेकर फीफा वर्ल्ड कप तक स्पॉन्सर किया करती थी, दिवालिया कैसे हो गई? 22 बिलियन यानी 22 अरब डॉलर की कंपनी बायजू के साथ क्या हुआ? 2013 इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 22,000 दर्शकों से खचाखच पूरी तरह से भरा हुआ था। एक आदमी स्टेज पर आता है, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। लोग एक्साइटेड हैं। यह किसी बाबा, म्यूजिशियन या किसी बॉलीवुड हीरो का कंसर्ट नहीं था। यह एक टीचर थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, बायजू रविंद्रन। रविंद्रन का जन्म 1980 में नॉर्थ केरला के कन्नूर से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर में एक छोटे से गांव अजीकोड में हुआ। माता पिता दोनों टीचर थे, मतलब पढ़ाने का हुनर इनके खून में था। शुरुआती पढ़ाई स्थानीय स्कूल में हुई, जहां उनकी माँ फिजिक्स और पिता मैथ पढ़ाते थे। रविंद्रन को पढ़ाई से ज्यादा खेल में दिलचस्पी थी। क्लासेस बंक करके भी खेलने पहुंच जाते थे, मगर पढ़ने में तेज थे, चीजों को जल्दी समझ लेते और सीख लेते थे। 1990 के दशक में हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह रविंद्रन को भी अपने माता पिता से 2 ऑप्शन मिले, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर। पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, मगर रविंद्रन ने इंजीनियरिंग को चुना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2001 में एक शिपिंग कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली, मगर 2 साल बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। जब वह छुट्टियों के लिए घर पर थे, उनके कुछ दोस्तों ने कैट के एग्जाम के लिए उनसे मदद मांगी। रविंद्रन ने न सिर्फ उनकी तैयारी करने में मदद की, बल्कि दोस्तों के कहने पर खुद भी कैट का एग्जाम दे दिया। 12 दोस्तों में से 4 ने कैट क्लियर किया और रविंद्रन ने पूरे 100 मार्क्स स्कोर किए। इंटरव्यू भी क्रैक किया, ऑफर लेटर भी आया, मगर रविंद्रन ने ज्वाइन नहीं किया और अपनी पुरानी नौकरी पर चले गए। 2005 में एक बार फिर कैट का एग्जाम दिया, फिर 100% मार्क स्कोर किया और फिर छोड़ दिया। कहा जाता है कि ऐसा कई बार किया और कैट टॉपर के नाम से मशहूर हो गए। अब बहुत सारे लोग उनसे पढ़ने की रिक्वेस्ट करने लगे। रविंद्रन ने कुछ बच्चों को यूं ही घर पर पढ़ाना शुरू किया। 6-7 क्लास के बाद हजारों स्टूडेंट की लाइन लग गई। रविंद्रन को एहसास हुआ कि उन्हें भी पढ़ाने में मजा आ रहा है और यह काम वो सारी जिंदगी कर सकते हैं। ऑफिशियली 2006 में एक छोटे से कमरे में बायजूस क्लासेस फॉर कैट के नाम से पढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते क्लासेस एक कमरे से ऑडिटोरियम में होने लगी, जहां रविंद्रन 1200 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते थे। ये क्लासेस फ्रीमियम मॉडल पर होती थी। पहली क्लास फ्री में, फिर उसके बाद फीस लगती थी। रविंद्रन का पढ़ाने का स्टाइल अलग था। स्टूडेंट को ट्रिक सिखाए जाते कि कैसे जल्दी और ट्रिकी वे से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। 10 फ्री क्लासेस करने वाले स्टूडेंट में से 9 पेड क्लासेस के लिए भी आते। अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए रविंद्रन ने इस मॉडल का विस्तार 4 शहरों बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और पुणे में किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स और उनकी फ्यूचर वाइफ दिव्या गोकुलनाथ से हुई, जो आगे चलकर थिंक एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड बायजू की पेरेंट कंपनी के को फाउंडर बने, जिन्होंने बायजूस को भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बनाने में मदद की। रविंद्रन दिन रात काम कर रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर जाकर क्लासेस ले रहे थे। क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट होने की वजह से हर स्टूडेंट से सवाल लेना मुश्किल था। रविंद्रन ने कॉमन पॉसिबल क्वेश्चन को अपने कंटेंट में डाला। 2009 तक बायजूस पूरे देश में फैल चुकी थी। अब उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि खुद सारे क्लासेस ले सकें। 24/7 365 डेज काम करके वह भी थक चुके थे, लेकिन यह तो कामयाबी की शुरुआत थी। अभी तो और विस्तार बाकी था। रविंद्रन ने अपने लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए और वीसैट टेक्नोलॉजी के जरिए 45 शहरों में स्ट्रीमिंग की। 2015 में बायजू ने लर्निंग ऐप लॉन्च किए, जिसमें 8 to 12 ग्रेड, कैट, यूपीएससी और जीमैट तक के मटेरियल थे। हर कोर्स 2 फॉर्म में अवेलेबल थे, ऑनलाइन और एसडी कार्ड मेमोरी। छोटे गांव और शहरों में एसडी कार्ड मॉडल ज़्यादा बिका, जहां इंटरनेट स्पीड बहुत बुरी होती है। 2018 तक बायजूस $1 बिलियन वैल्यूएशन के साथ देश का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन चुकी थी। 2020 में बायजूस की वैल्यूएशन बढ़कर $8 बिलियन तक पहुंच चुकी थी और फिर वो हुआ जिसने बायजूस की ग्रोथ को रॉकेट की स्पीड दे दी, कोविड-19। That COVID-19 can be
characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड-19 के आने से लॉकडाउन लग गए, स्कूल और कोचिंग बंद हो गए, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा और पढ़ाई भी। इसने बायजूस की सेल्स अचानक कई गुना बढ़ा दी। 2022 तक बायजूस अपने पीक तक पहुंच चुकी थी। इसकी वैल्यूएशन करीब 22 बिलियन बताई जा रही थी। इसी बीच बायजूस ने अंधाधुन एक्विजिशन किए। प्रोग्रामिंग सिखाने वाली कंपनी व्हाइट हैट जूनियर को $300 मिलियन में खरीदा। अपने से 25 साल पुरानी कंपनी आकाश इंस्टीट्यूट को $1 बिलियन में एक्वायर किया। अमेरिकन मार्केट में पांव जमाने के चक्कर में अमेरिका की एक कंपनी एपिक को $500 मिलियन नकद और स्टॉक डील में एक्वायर किया। बायजूस को इससे लगभग $300 मिलियन की कमाई की उम्मीद थी। इन्होंने बहुत सारी कंपनियां एक्वायर की, ग्रेट लर्निंग, ग्रेड अप, जियो गर्बा, टिंकर, लैब इन ऐप, स्कॉलर इत्यादि। सेलिंग गेम। बहुत सारे बच्चे फ्री ट्रायल के लिए बायजूस का ऐप डाउनलोड करते। जैसे ही ऐप डाउनलोड करते, बायजूस को उनकी डिटेल मिल जाती। यहीं से शुरू होता सेलिंग गेम। इसे 3 तरीके से किया जाता। सपनों का सौदागर। पेरेंट्स को सपने दिखाए जाते कि पढ़ लिख कर बच्चा लाखों करोड़ों कमाएगा, अच्छी जॉब होगी, स्टैंडर्ड होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा मकान होगा और आपकी गरीबी दूर करेगा। अगर पेरेंट्स मान गए तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाया जाता, डर और खौफ का सौदा। पेरेंट्स से टाइम लिया जाता कि हम आपको एक डेमो देना चाहते हैं। समय ऐसा चुना जाता कि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी घर पर हों, ताकि यह साबित किया जा सके कि बच्चे को कुछ नहीं आता और आपने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। जानबूझकर बच्चों से ऐसे टेढ़े सवाल पूछे जाते कि बच्चा जवाब न दे सके। 6th ग्रेड से ऊपर के बच्चों से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल था, एक सर्किल में कितने पॉइंट्स होते हैं। बच्चा जवाब नहीं दे पाता और बायजूस का सेल्स पर्सन उसे बताता कि इनफाइनाइट। फिर ऐसे ही कुछ और सवाल पूछे जाते और बच्चा उनमें से अक्सर का जवाब नहीं दे पाता। अब सेल्स पर्सन पेरेंट्स को बताता कि आपके बच्चे को एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है और यह भी एहसास करा देता है कि आप लोगों ने अपने बच्चे के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। आपका बेटा भी आपकी तरह गरीब रह जाएगा। आपको उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकने के लिए शर्म आनी चाहिए। पेरेंट्स अपने आप को कोसना शुरू कर देते। साथ ही उन्हें यह भी डर सताने लगता उनका बेटा आगे कुछ कर भी पाएगा या नहीं। फिर बच्चे को बायजूस का एक वीडियो दिखाया जाता और अब आसान सवाल पूछे जाते और बच्चा फटाफट जवाब देता। पेरेंट्स को लगता कि एक वीडियो देखकर इतना सीख गया है तो पूरे कोर्स के बाद तो टॉप हो जाएगा। अब सेल्स क्लोज करने के लिए स्कॉलरशिप का ऑफर दिया जाता और अक्सर पेरेंट्स इस झांसे में फंस जाते। लोन एंड फेक प्रॉमिसेस। मैनेजर्स एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी करते, गालियां देते। इसकी बहुत सारी खबरें मीडिया में आना शुरू हो चुकी थी। एम्प्लॉयज़ को टारगेट दिया जाता कि 50% टारगेट नहीं पूरा किया तो सीधे निकाल दिया जाएगा। इसी चक्कर में एम्प्लॉयज़ टारगेट पूरा करने के लिए झूठ बोलते, गलत जानकारी देते, 50% स्कॉलरशिप और 100% तक रिफंड का झूठ बोलते। 2018 में केन नाम की एक कंपनी ने 110 कंप्लेन करने वाले लोगों से बात की और पता चला कि उनमें से 54 लोगों को यह पता ही नहीं था कि उनके नाम पर लोन लिया गया है। ये लोन लिए कैसे जाते थे कि लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके नाम पर लोन लिया गया है। लोन वाली 70% कंप्लेन बायजू की लेंडिंग पार्टनर कंपनी कैपिटल फ्लॉट से लिए लोन से जुड़े थे। कई बार सेल्स पर्सन ग्राहक का फोन और आईडी लेकर फॉर्म भर देते। ग्राहक को लगता है कि वह सिर्फ कोर्स खरीद रहा है।
असल में उसी के दस्तावेज और फोन से लोन के लिए अप्लाई कर दिया जाता था। कभी सेल्स पर्सन ऑफिस में बैठकर अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर देते और ग्राहक के फोन पर ओटीपी आता और ओटीपी लेकर कंफर्म कर देते। यहाँ भी ग्राहक को लगता कि वह कोर्स के लिए ओटीपी दे रहा है, मगर असल में लोन के लिए अप्लाई किया जा रहा होता था। कभी कभी ग्राहकों को दबाव डालकर लोन दिलाया जाता था और बताया जाता कि ये रिफंडेबल है, जब चाहें कैंसिल कर सकते हैं और अगले महीने तक कोई पैसा नहीं कटेगा, कोई ईएमआई नहीं आएगी। मगर अगले महीने से ईएमआई शुरू हो जाती। पेरेंट्स परेशान होकर कैंसिल कराने की कोशिश करते, फ़ोन करते, बायजूस के चक्कर काटते, मगर किस्त नहीं रुकती। हाँ, कुछ लोगों के लोन कैंसिल भी हुए, मगर उन्हीं लोगों के जिन्होंने सोशल मीडिया पर हो हल्ला शुरू कर दिया था, सोशल मीडिया पर इधर उधर पोस्ट करना शुरू कर दिया था। डाउनफॉल। फरवरी 2022 में बायजूस ने $200 मिलियन खर्च करके 200 शहरों में 500 ट्यूशन सेंटर खोलने का अनाउंस करके सबको चौंका दिया था। बायजूस जो खुद ऑनलाइन के दम पर यहां तक पहुंची थी, अचानक ऑफलाइन की बात क्यों कर रही थी? कोविड खत्म हो चुका था, स्कूल और कोचिंग खुलना शुरू हो चुके, बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां घाटे में जा चुकी थी, हजारों हजार टीचरों को निकाल रही थी। अब ऑनलाइन स्टडी की लाइफ खत्म हो चुकी थी। ऑनलाइन स्टडी की सबसे बड़ी परेशानी बताई गई कि बच्चे पढ़ाई करते वक्त सोशल मीडिया देखते हैं, फ़ोन पर बातें करते हैं और घर की हर एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं और कमेंट भी करते हैं। मतलब यह कि उनका ध्यान हर चीज़ पर होता है मगर पढ़ाई पर नहीं। ऑनलाइन स्टडी की एक और प्रॉब्लम थी पीयर लर्निंग। बच्चे स्कूल और कोचिंग में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से पूछकर और डिस्कस कर हल कर लेते हैं, जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं था। बायजूस पिछले 1.5 साल से फाइनेंशियल रिपोर्ट देने में डिले कर रही थी और जब सितंबर 2022 में 18 महीने के बाद रिपोर्ट आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कंपनी मुस्तकिल घाटे में चल रही थी, जितना कमा रही थी उससे ज़्यादा खर्च कर रही थी। इन्वेस्टर को समझ में आने लगा कि एडटेक की लाइफ खत्म हो चुकी। लोगों ने टेक्नोलॉजी के स्टॉक बेचने शुरू कर दिए। ब्लडबाथ शुरू हो गया। रोज मार्केट खुलते ही 1 से 2% गिर जाता। 2022 में बायजू की वैल्यू 99% डाउनफॉल के बाद सिर्फ $250 मिलियन रह गई थी। फॉल की वजह बायजूस की ग्रोथ का सबसे बड़ा साथी था कोविड और लॉकडाउन। लॉकडाउन खुलते ही ना सिर्फ सेल्स स्पीड कम हुई बल्कि इतने ज्यादा एम्प्लॉय को सैलरी देना मुश्किल हो गया था बायजू को। बायजू ने बड़े पैमाने पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को एक्वायर किया। कुछ मामलों में इसने ज़रूरत से ज़्यादा पे किया और इसे ढंग से मैनेज नहीं कर पाई। अकाउंट्स और ऑडिट में ट्रांसपेरेंसी की कमी रही, जिससे इन्वेस्टर का भरोसा टूटा। घाटा बढ़ता गया, लाखों करोड़ों में पहुंच गया, जबकि कंपनी उधार पर उधार लेती गई। कंपनी पर बहुत ज़्यादा लोन हो गया, जिससे चुकाना नामुमकिन हो चुका था। लगातार छटनी से कंपनी की छवि खराब हुई और एग्रेसिव सेल स्ट्रेटजी ने लोगों में नकारात्मक इमेज बनाई। मार्केट में बुरी खबर आते ही बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए। कंपनी पर कई कानूनी और टैक्स से जुड़ी जांच शुरू हो गई। रविंद्रन के पास एक हुनर है, एक स्किल है, वो है पढ़ाने का हुनर। ये उनसे कोई नहीं छीन सकता। सवाल ये है कि क्या बायजू कभी दोबारा खड़ी हो पाएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।